आगे सब लोग। हाँ अभी देख लो, ये टोटल लेंथ मान लीजिए 5 मीटर दिया हुआ है आपको। जहां आपसे नंबर ढूंढने के लिए बोल रहा है वो 2 मीटर पे है। नंबर जो लिखे हुए थे यहाँ पर 125 से 150 तक लिखे हुए थे, तो बताओ जरा क्या 2 मीटर बाद 127 होगा क्या यहाँ पर? यस सर, समझ गया सर। समझ गया ना? हाँ, यस सर, यस सर। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग फ्रैक्शन, कि यूनिट यूनिट का पंगा ना पड़े कुछ भी। एल बाय एल यूनिटलेस हो जाएगा, इट विल बी अ प्योर फ्रैक्शन। 2/5 ऑफ द टोटल, अब कोई भी यूनिट्स यूज कर लो, एंड द फ्रैक्शन आपको वही मिलेगा। यही मेन फंडा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसीलिए बचपन में इतना पढ़ते थे अपन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी यूनिट यू आर यूजिंग। सबको समझ में आ जाएगा इक्वली, भले ही आपको यूनिट का कोई ज्ञान है कि नहीं। टोटल का आधा लेना है, सबको क्लियर होगा। अब वो चाहे आधा किलो चीनी हो, वो आपको मालूम है 1 kg का आधा है। आधा किलोमीटर जाना हो, वो मतलब 1 किलोमीटर का आधा जाना है। तो उसके हिसाब से रेशियोज आर मोर यूनिवर्सल, सबको समझ में आते हैं। एनीवे चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप जल्दी से इसको थोड़ा लिख सकते हो। सी अननोन था, बाकी सब नोन थे, तो मैं सी का वैल्यू उठा के लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सी इज बी माइनस एल बाय। अब ये इक्वेशन, ये तो देख के समझ में आ रहा है अच्छा क्या मीनिंग करता है ये। जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो हो सकता है शायद आप ये सोचो कि यार पता नहीं, अब ये इक्वेशन में भी आपको जो है ना क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो यू राइट इट डाउन लाइक दिस, a प्लस b माइनस ए ओवर एल होल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल। इस फॉर्मेट में लिखिए आप इसको। और इस फॉर्मेट में आप ये इक्वेशन भी आपको एक बात बहुत अच्छी से बता के दे रही है, दैट सी क्या चीज है ये बता रहा है आपको। सी जो है वो ए से तो आगे ही है। अगर आपको ये पता लग जाए ए से कितना आगे है, तो आप ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बता दोगे। अब पहले हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा था तो अभी थोड़ी देर पहले कि सी जो है वो ए से एल आगे होगा, तो ए प्लस एल क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? तो ऑब्वियसली ए और एल जो है दे आर इन डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट यूनिट्स। तो आपने सोचा चलो ठीक है, मुझे एल तो पता है, तो आपने क्या ढूंढा? आपने ढूंढा b माइनस ए, दीज आर द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय एल। ये बता सकते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज? b माइनस ए और टोटल एल। सर इक्वल स्पेस। यस, ये नंबर ऑफ, मतलब ये आपका लेंथ ऑफ, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, सर नंबर ऑफ, नहीं ये नंबर्स कितने नंबर्स हैं पर यूनिट लेंथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिंग नहीं। b माइनस ए टोटल नंबर्स है, डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिया, तो पर यूनिट लेंथ में आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी स्पेसिंग्स आपको बीच में जो कितने डिविजन्स हैं वो दिख रहे हैं आपको एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में। अगर आप इसको स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि SI लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक तरीके से ये जो क्वांटिटी है ये आपको ये बता रही है कि यहां से यहां तक कितने नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। अब आप उसको ए में ऐड कर दोगे तो सी मिल जाएगा। ये चीज है, ऐसे समझो इसको। So this is very useful in physics while solving the questions. I'll give you an example कहाँ पर ये ज्यादा यूजफुल होता है, कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो फटाफट से। ये आपका एक ट्रंकेटेड कोन है, फ्रस्टम भी बोलते हैं इसको।
और अभी मैं आपसे बहुत सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ, इसको आर नॉट बोलो, इसको भी कैपिटल आर नॉट बोलो, ये जनरल आर कर दो। फाइंड आर in terms of आर नॉट एंड कैपिटल आर नॉट, और साथ में और क्या क्या दिया देखो, ये टोटल इसका जो लेंथ है वो कैपिटल एच है, मतलब हाइट एक तरीके से, और ये यहाँ पर आपने जो ये छोटा सा एक सेक्शन पकड़ा है इसका, वो स्मॉल एच पर है। तो आपको आर निकालना है, इसकी रेडियस कितनी होगी ये निकालना है, एज अ फंक्शन ऑफ आर आर नॉट स्मॉल एच एंड एच। जो भी मेथड आपको आता है वो लगा सकते हो आप। फाइंड करो इसको। समझ में आ रहा है रिलेशन? बोलो बच्चों, यहीं से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ये बात कि नहीं? यस सर। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर प्रूव करना पड़ेगा दैट स्मॉल आर इज चेंजिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू एच। अगर आप एच अलग अलग लेते हो तो वो लीनियरली चेंज कर रहा है, ये कैसे आप इसमें पहले बोलोगे कि लीनियरली चेंज कर रहा है?
बताइए कोई मुझे, लीनियरली चेंज कर रहा है, ये वाली चीज आप कैसे बोलोगे? तो अब देखो लीनियरली चेंज कर रहा है, ये चीज दिखती कैसे है? ठीक है, इसका विजुअल आपको मतलब किस टाइप का दिखाई देगा? इमेजिन कैसे करते हैं लीनियरली कोई चीज अगर चेंज कर रही है? तो आर सर नॉट या स्ट्रेट लाइन है इसलिए। कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन? सर ऊपर वाली। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए लीनियरली चेंज कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आर, ये ऐसे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ दिस आर इज चेंजिंग, इसका रेडियस किस तरीके से चेंज कर रहा है। जो इसमें बीच में जो पतले पतले क्या बोल सकते हैं डिस्क बनेंगे इसमें बीच में, उनकी हर एक डिस्क का ऐसे बढ़ता जा रहा है रेडियस। तो this is the proof that this is a straight line, this is the proof that the radius is changing linearly with h। तो इस टाइप का विजुअल आप जो है इसमें ग्राफ में आपको दिखाई देती हैं चीजें फिर कि हाँ ये लीनियरली चेंज हो रहा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो जिसमें आप इसको एक्सटेंड करके पहले एक पूरा कोन बनाते हो और फिर tan थीटा वाले रिलेशन से या फिर सिमिलर ट्राइंगल वाले रिलेशन से आप और रिलेशन लिख के ये सेम चीज डिराइव कर सकते हो। ओके okay. तो कभी आपको लग रहा होगा यार ये तो हम सब पूरा मैथ मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, बट मैं शायद तुम्हें पहले बता चुका हूँ यार फिजिक्स में मैथ ही होता है। पर्टिकुलरली इस लेवल पर तो आप एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स ये जो है ज़्यादा सूट करेगा जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ेंगे पूरे 11th-12th में। मैथ को किस तरीके से अच्छे से यूज़ किया जाता है फिजिक्स में, फिजिक्स के नाम के जो लॉज हैं वो बहुत गिने चुने ही सीखोगे आप, बाकी तो सब यही चीज़ है। तो दिस ऑल बिलोंग्स टू द स्टडी ऑफ फिजिक्स। चलो इसके लिए अच्छे से डिसाइड करो, आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का, किस तरीके का आप इसमें अपना एलिमेंट देखोगे, कैसा एलिमेंट कट करोगे और फिर किसको इंटीग्रेट करके वॉल्यूम निकालोगे टोटल। करो उसको, ट्राई करो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं पहले तो यही बताओ, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? Considering a dr length. फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया है, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो पहला चीज क्या लिखोगे फर्स्ट थिंग? सर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चूज करेंगे। ओके ओके, ओके, दीज आर ऑल स्टेप्स, नो डाउट, ये सब करना होता है। पहले ये टीवी लिखेंगे। वॉल्यूम v equals to delta। तो लिखोगे कैसे इसको? इंटीग्रल डीवी। फिर डीवी के बारे में सोचो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप हमेशा कोई एरिया और वॉल्यूम नहीं निकालते रहोगे जिंदगी भर। अभी आप देखोगे आगे चार्ज, कभी चार्ज निकालना पड़ रहा है, कभी मोमेंटम निकालना पड़ रहा है, तो पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्या निकालना है।
ठीक है, तो मे बी हो सकता है आपने एक दो बार ये पहले कर रखा हो, इसलिए लगा है कि दिस स्टेप इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। अगर आप यहाँ से ही सोचना नहीं शुरू करोगे तो फिर आगे बढ़ने में टाइम लग सकता है। यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, वो कट वट करना है आता होगा आपको, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला, डीवी। नाउ थिंक अबाउट डीवी, आप किसको डिफाइन करना चाहते हो यहाँ पे, वो बताओ एलिमेंट। Sir, integrating areas of circles from 0 to R. इंटीग्रेटिंग, Sir, integrating surface areas of circles from radius 0 to R. ओके, इंटीग्रेटिंग सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसके साथ इंटीग्रेट करोगे? ऐसे तो नहीं कर सकते कुछ भी एरिया लिख दिया यहाँ पर। with respect to radius only. रेडियस, अभी भी ये वाला टर्म नहीं बन रहा जो मैंने आपको बताया था ना, कि अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंशियल बनना चाहिए, तभी तो इसको डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं, उसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। Sir, height. With respect to dr होगा ना? dr, ओके, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, नो डाउट, लेकिन एरिया मल्टीप्लाइड बाय dr क्या क्वांटिटी होती है? एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने dr के साथ, क्या ये कुछ बनता है? नो सर, वो एरिया नहीं होगा, वो क्वांटिटी फाइंड करना है एक मिनट के लिए। ओके चलिए ठीक है, तो अब करो, अब तुम समझ रहे हो कुछ कुछ करो, बट डोंट, ये समझ लो ये वाली चीज में क्या गलतियां हैं, है ना, कि ये डिफरेंशियल बनना चाहिए, डीवी है, आपको डी वॉल्यूम ही सोचना है, छोटा सा वॉल्यूम ही के बारे में ही सीधे सीधे सोचना है, तो छोटा सा वॉल्यूम बनाने की कोशिश करो। सोचते रहो और जो भी दिमाग में आए बोलो, इसमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मिस्टेक्स कर लोगे यहाँ बैठ के कर लोगे तो बहुत अच्छा सर है। हम 0 से h सारे सर्कल्स के एरिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा एरिया को इंटीग्रेट करके एरिया ही मिलता है, वॉल्यूम नहीं मिलता। अगर आप छोटे छोटे, अगर आप एरियाज ऐड करोगे तो एरिया ही मिलेगा, यू विल नेवर गेट टू वॉल्यूम बाय एडिंग एरियाज। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप सुधारो, टॉक अबाउट वॉल्यूम्स, कि मैं छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड करता हूं इसको। देखो आप लोगों ने ये चीज सही, आप जा तो सही डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन बस थोड़ा सा बोलने और सोचने का डिफरेंस है। आप एक बहुत पतला सा यहाँ पर एक डिस्क उठाओगे, लेकिन उस डिस्क का क्या निकालूं मैं? मेरे को डिस्क का वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, सिर्फ उसका एरिया निकाल के मैं ऐड करूंगा कुछ नहीं, एरिया ही मिलेगा मुझे, इट विल बी अ सेंसलेस थिंग एक्चुअली। तो इस डिस्क के वॉल्यूम के बारे में डायरेक्टली सोचो। अब वो वॉल्यूम लिखने का तरीका अगर आपका ऐसा है कुछ कि भाई एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका थिकनेस है, पतली सी थिकनेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वहां पर एरिया आएगा ऑब्वियसली, लेकिन सर इसको मतलब सिलेंडर के हिसाब से बांट के करेंगे। सिलेंडर से ज्यादा बेटर मेरे को लगता है डिस्क बोल लो, हालांकि डिस्क जो है वो पतला सा सिलेंडर होता है बस, और कोई तो डिफरेंस है नहीं, लेकिन सिलेंडर जो है दिमाग में आते ही ऐसा ही आता है ना, सिलेंडर होगा लंबा सा कुछ ऐसे, तो डिस्क बोलो, डिस्क, बहुत ही फाइन पतली सी डिस्क आपने ली है, और उस पतली सी डिस्क का एरिया नहीं है, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं पूरा। वॉल्यूम बहुत छोटा सा होगा क्योंकि डिस्क बहुत पतली सी है। एरिया जो है ऑब्वियसली रेडियस पे डिपेंड करेगा इसके, तो रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं थिकनेस को क्या लिखूं, इसकी थिकनेस क्या है? सर dh। DH लिखना चाहिए, दैट इज करेक्ट, ट्रू, लेकिन डायरेक्टली DH सोचने से पहले आप लोग डिसाइड करोगे पहले कि आप यहां से 0 से मान लीजिए इधर की तरफ आते हो सम डिस्टेंस x, और फिर जो इसकी थिकनेस होगी वो x के ही अलॉन्ग होगी, थोड़ा सा और x आगे बढ़ाओगे तो ही वो थिकनेस बन जाएगी उसकी,
तो इसलिए dh ना बोल के अभी मैं इसको dx बोल देता हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। आप dh भी लिख सकते थे, अगर आप यहाँ से ऊपर से h नीचे आते तो dh इसकी थिकनेस हो जाती, वो भी लिख सकते थे हम, लेकिन मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हमने टोटल हाइट को स्मॉल h बोला है। So this is your small volume dv। पतली सी ये डिस्क है, इतनी पतली डिस्क है, इतनी फाइन डिस्क है ये, कि आप ये इसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इनटू dx। प्रॉब्लम इज दैट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज x, और यहां पर आपको कुछ भी x के टर्म्स में नहीं दिख रहा, और ऐसा भी नहीं है कि r कांस्टेंट है। भाई अगर r कांस्टेंट ही होता तो कुछ नहीं सोचना था, फिर बाहर ही ले जाते उसको, बट r कांस्टेंट नहीं, r इज चेंजिंग। बट यहाँ पे dr नहीं है, यहाँ पर dx आया तो है। रिलेशन निकालना पड़ेगा शायद आर एस एच आर Yes, एक्स एच yes, में। yes. Good, very good. You need to find some relation between r and x. R r को फिर x के टर्म्स में लिखो। हाँ बोलो। R equal to RX by H आ रहा है सर, कैपिटल R by H। ये आ रहा है क्या? यस सर, सिमिलरिटी से निकल इक्विलैटरल जाएगा। ट्रायंगल बिल्कुल सही है, ठीक है, तो एक ही बार में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कर दो। अच्छे से इंटीग्रेट करना है इसको, कैपिटल आर और स्मॉल एच कॉन्स्टेंट्स हैं, अच्छे से इंटीग्रेट करो, अच्छे से लिमिट्स लगाओ, देखो बढ़िया आंसर आएगा। आया आंसर? लिमिट्स बताइए, x की लिमिट क्या होंगी? 0 to h। है ना, x जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था 0 से, अगर आपका x का वैल्यू 0 है तो आप इस एक पॉइंट डिस्क की बात कर रहे हो, फिर जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वो सारी डिस्क जो ऐसे बढ़ती चलेंगी, सारी डिस्क आप लेते जा रहे हो, उन सब का ही वॉल्यूम आप ऐड कर दे रहे हो यहाँ तक पूरा, जब तक x का वैल्यू h नहीं पहुंच जाता। सो x इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to h। ये इसका एक नोटेशन है, ठीक है, मैंने शायद उस टाइम पर बोला नहीं, बट ये लिखने का बस एक नोटेशन है कि आपको लिमिट्स लगानी है अभी इसमें। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो एच क्यूब हो जाता है, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोला था हमने। बच्चों क्लियर है?
यस सर क्लियर। तो इस पर एक बार वापस आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा था कि ये डिस्क के एरियाज को ऐड करते चले जाएं। इस डिस्क के एरियाज को अगर ऐड करते चले जाएं तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने शुरू किया था ये पढ़ना तो मेरे भी दिमाग में यही फंडा रहता था एक्चुअली। तो देयर इज समथिंग यूनिवर्सल अबाउट दिस कि हम ऐसा सोचते हैं कि वॉल्यूम जो है वो ऐसे बहुत सारे आपके प्लेट्स रखी हुई हैं, उन प्लेट्स का एरिया 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 कर आप सबको सरफेस को ऐड करते जा रहे हो तो एक वॉल्यूम बन रहा है। तो बेटा वो चीज़ जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है ऐसे। अगर आपने ऐसे ये एरिया मान लो ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है आपके, ये एरिया अगर ऐसे बहुत सारे सरफेसेस आप साइड बाय साइड रख दो तो दे विल फॉर्म अ वॉल्यूम। बट नेवर थिंक कि मैं ये सारे एरियाज को ऐड कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। नो, मैथमेटिकली अगर आप एरियाज को ऐड करोगे तो आपको एरिया ही मिलेगा कुछ ना कुछ, यू विल नेवर गेट टू वॉल्यूम। तो आपको अभी सिलेंडर का वॉल्यूम तो वैसे ही डिफाइंड होता है शायद उसमें हम लेकिन मतलब एरिया नहीं ऐड कर रहे ना बेटा, वी आर नॉट एडिंग द एरिया, क्योंकि अगर मैं एरियाज ही ऐड करूंगा तो एरिया ही तो मिलेगा। नाउ डोंट थिंक कि मल्टीप्लाइंग इट विद हाइट मींस आई एम एडिंग एरिया h टाइम्स। आप इस तरीके से तो नहीं सोच सकते, क्योंकि ये h टाइम्स तो नहीं कराया आपने, आपने तो h मीटर टाइम्स किया है, यूनिट है ना इसमें। सो यस, समझाने के लिए और समझने के लिए हम बोल सकते हैं कभी कभी इस तरीके से, बट 5 times some area will give you some area, it will be some area only, उसका यूनिट तो आपका एरिया वाला ही रहेगा ना। सो rather than thinking like this, आपको इसको कैसे सोचना है कि पाई आर स्क्वायर सबका एरिया था, सारी डिस्क जो थी पाई आर स्क्वायर था सबका एरिया, लेकिन सबकी थोड़ा बहुत एक विड्थ भी थी, तो उसमें dh मल्टीप्लाई किया आपने, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ईच डिस्क। इन्हीं को पूरा ऐड करके, इन वाली क्वांटिटीज को पूरा ऐड करके आपको वॉल्यूम मिलेगा। समझ पा रहे हो ये चीज कि नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर समझ गए। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आर नहीं चेंज हो रहा है ना, ऊपर से नीचे तक सारी डिस्क जो है वो सेम रेडियस की हैं। तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएच हो जाएगा सीधा, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ठीक है वो पाई आर स्क्वायर एच सीधा आ जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम था रेडियस कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही थी, तो आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ा। सो दैट इज दिस। चलिए, कोई और डाउट आपके दिमाग में आ रहा है तो पूछ लो। काफी हमने ये आज कैलकुलस में काफी चीजें पढ़ ली। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। ये सब क्लियर है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया। यस सर। बोलो बेटा। 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं उसके बाद स्टार्ट नहीं करूंगा, अब हमारा टाइम भी खत्म है ऑलमोस्ट। तो भी आपको कोई भी डाउट है पूछ लो बेटा। कौन डिफरेंशियल एलिमेंट किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल किसको बोलते हैं। वैसे इसको अलग से जो एफ है ना, इसको इंटीग्रेंड भी बोलते हैं, इंटीग्रेंड, बट वो मैथमेटिकल टर्म है बहुत ज्यादा। ये हमारा काम का है, डिफरेंशियल एलिमेंट मैं बोलूंगा कई बार। डिफरेंशियल एलिमेंट निकालो इसका, क्या एलिमेंट कट करें हम। इनफैक्ट जब हम कोई भी इंटीग्रेट या कुछ भी करते वक्त एलिमेंट जब बोलते हैं, एलिमेंट बताओ क्या होगा, वी आर एक्चुअली मीनिंग डिफरेंशियल एलिमेंट बताओ क्या होगा।
पूरा नाम इसका डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये एलिमेंट कट करना और वो सब में ठीक है, बस हो गया काम, अगर आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो कुछ जनरल एक दो चीजें ऐसी बताओ, आप लोगों ने सीके राजू का नाम सुना है? नो सर। किसी ने नहीं सुना? नो सर। नो सर। हाँ बेटा, डीपीपी दूंगा मैं आज। अंशुल, आई विल Okay, गिव यू राइट अवे, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद दे दूंगा। सीके राजू का नाम नहीं सुना है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो, इंडिया में तो ही इज फेमस राइट नाउ, मतलब ही काफी एज हो गई अब तो उनकी, बट ही इज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन, एंड इंडिया में पर्टिकुलरली ही इज नोन फॉर heading the committee which built Param 10,000. Do you remember Param 10,000 क्या हुआ करता था? वो क्या है सर? Param 10,000 मालूम है? शायद एक सुपर कंप्यूटर था। पहले इसका नाम परम 1000 था, फिर परम 10,000 हो गया। Yes, it was India's first super computer. उसके बाद वाला अनुराग या कुछ क्या बेटा? परम के साथ और एक अनुराग भी था इंडिया का, मतलब एक साथ दो सुपर कंप्यूटर थे। Yes, yes, and Param was built first. And बहुत टाइम तक ये IIT खड़गपुर में रखा हुआ था। It was kept at the विक्रमशिला कॉम्प्लेक्स IIT खड़गपुर के। जब मैं पहुंचा था तो उससे पहले ही कर गया था इसका, हटा गया था मतलब उसको। एंड परम 10,000 की कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग चली है वैसे, इंडिया को क्यों जरूरत पड़ी। बाहर वालों ने जब तक देते रहे थे तब तक चलता रहा था हमारा काम, हमें कभी कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए शुरू से ज़रूरत थी पर सुपर कंप्यूटर्स की, तो यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड करा देती थी अपने जो भी उनके रहते थे, बट एक बार मना किया तो ऑब्वियसली इंडिया ने बनाया फिर अपना। एंड बिलीव मी, उस टाइम पर परम जब उस टाइम पर ये बना था तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक कोई तो कंट्री में इनके वो भी होते हैं कुछ कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आई थिंक इट केम सेकंड आफ्टर यूएस का कोई कंप्यूटर था वो फर्स्ट आया था, ये सेकंड था। तो ये जो कमेटी थी इसमें जो मेन काम किया था, जो भी इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया था परम का, उसमें मेन ही वाज द मेन गाय, सीके राजू। तो इंडिया में तो इसके लिए फेमस है, बट ही हैज आल्सो गॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन आई थिंक 80s में या फिर 90s में। ही प्रपोज्ड और ही हैज एक्चुअली पब्लिश्ड अ पेपर आल्सो कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस है जो उसने मैथमेटिक्स यूज करी है, इट इज एक्चुअली रिडंडेंट, वो यूज नहीं करनी चाहिए थी। इक्वेशंस में फ्लॉ है जो मैथमेटिक्स यूज करी है एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ही सजेस्टेड अ डिफरेंट वे कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो इट विल बिकम मच मोर, क्या बोलना चाहिए उसको, रोबस्ट। इट विल बिकम मच मोर रोबस्ट और बहुत सारी चीजें फिर आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उनका पेपर भी पब्लिश हुआ है, तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इस नाम पर है। करंटली अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, करंटली ही हैज पब्लिश्ड, नॉट पब्लिश्ड, ही हैज प्रिंटेड अ बुक, अपनी एक बुक निकाली है, एंड बहुत सारे एडवांस मैथमेटिक्स पे काम कर चुके हैं, बहुत एडवांस मैथमेटिक्स पे काम कर चुके हैं। काफी चीजें हैं इनके नाम पे भी, एक दो स्टैटिस्टिक्स में भी काफी नाम है इनका। बट ही हैज पब्लिश्ड अ बुक फॉर क्लास 9। एक क्लास 9 के लिए इन्होंने एक किताब लिखी है, और इनका क्लेम है, थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है वो क्लास 9 की बुक को, मेरे को जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ ठीक ही बोल रहे हैं, तभी आपको बता रहा हूँ मैं। ही इज क्लेमिंग दैट दिस बुक, अगर आप इसको क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको कैलकुलस सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही इज क्लेमिंग लाइक दैट। मैं देखो, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि अभी बैठ के खोल के निकाल के बैठने करने लग जाओ, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। आप लोग अभी इस हिसाब से चलोगे तो ठीक है, चलेगा ऐसे भी। बट ही इज गिविंग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तरीका है कैलकुलस को सीखने का। जो स्टैंडर्ड हम जो एकदम बताते हैं कि फिक्स्ड यही कैलकुलस होती है, जैसे न्यूटन ने और
लैमिनेट्स ने बनाई थी कैलकुलस इस तरीके से, उसी ऑलमोस्ट उसी क्या बोल सकते हैं उसको, वही इंस्ट्रक्शंस यूज करके जो है अपन कैलकुलस को सीखते हैं, बट ही हैज गिवन अ डिफरेंट वे, अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। और ऐसा नहीं है कि इनका खुद का बनाया हुआ है वो, ही इज एक्चुअली प्रमोटिंग अ मच ओल्डर ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कैलकुलस जो पहले हुआ करता था। तो इंटरेस्टिंग है काफी वैसे। एक डू यू नो व्हाट इज रज्जू? रज्जू सुना है क्या कभी? Oh, sir. रस्सी, हिंदी में नो तो हाँ, ये रस्सी को बोलते हैं, रस्सी को, स्ट्रिंग। रस्सी को रज्जू बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इनकी किताब का नाम है रज्जू गणित, नाम भी काफी फनी है, सुनने में अच्छा तो लगता ही है, रज्जू गणित। और काफी अच्छे हैं, कैलकुलस विदाउट लिमिट्स, ज्योमेट्री विदाउट ज्योमेट्री बॉक्स। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स अभी हम बात कर रहे थे ना, रिडंडेंट हो गया है, कुछ काम का नहीं है, तो उसमें जो है सेइंग कि पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आप एक रस्सी से रिप्लेस कर सकते हो, बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बट तो काफी चीजें हैं उसमें, करेंगे उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आपको मतलब पता होना चाहिए अपने इंडियन जो मैथमेटिशियंस हैं पुरानों के, तो खैर नाम पता होते ही हैं, हालांकि ज्यादा काम क्या क्या काम किया था उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती हमारी किताबों में। आर्यभट्ट ने एक्चुअल में, और जीरो के अलावा हम कुछ और नाम पता ही नहीं है और क्या किया था, बट ही डिड मेनी थिंग्स। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज अप टू मेनी डेसिमल प्लेसेस बाय हैंड कैलकुलेशन की हुई थी। दैट मीन्स ही हैड सम वेज जिससे आप सिंपली निकाल सकते हो। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको करंटली यू शुड बी अवेयर, एटलीस्ट अवेयर कि यार ये हु आर अवर साइंटिस्ट, अवर मैथमेटिशियंस जो करंटली काम कर रहे हैं, एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग। एनीवे करेंगे ऐसे ही, और बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करेंगे ऐसे बीच बीच में। आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ो एंड बी मोटिवेटेड। जो भी डाउट आए तुरंत पूछो, ऑलवेज क्वेश्चन, इसमें कुछ वो नहीं है। जस्ट डोंट थिंक कि हाँ टीचर जो बोल रहा है वो ठीक है, ठीक ही होगा, इस तरह से नहीं करना होता कभी भी। हमेशा आपको कुछ चीज़ लगती है कि यार ये कैसे होगी, तो आपको हमेशा पूछना चाहिए, ऑलवेज क्वेश्चन। चलिए दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे, और कल हम जो है फिर और नई चीज़ें को सीखेंगे। Okay, sir. ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, you, sir. sir. Thank you. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बाय एवरीवन, बाय। Thank you, sir.